Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir. And today's our topic is a Ohm's law of class 10th chapter electricity. It is a very important topic for the board examinations. आपको Ohm's law के ऊपर एक ग्राफ या एक न्यूमेरिकल या एक थ्योरी इस पे से कुछ भी आपके पास आएगा, लेकिन Ohm's law से आएगा जरूर. इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही ध्यान से समझिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Ohm's law? व्हाट इज Ohm's law? तो ध्यान से समझिएगा Ohm's law क्या होता है. सपोज दैट कि ये एक वायर है. इस वायर का नाम मैंने ले लिया है ए एंड बी. ए बी एक वायर है और इस वायर से एक करंट फ्लो हो रही है आई नाम की. करंट फ्लो क्या हो रही है? आई नाम की. आपको पता है किसी कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो हो रही होती है तो इसका मतलब है कि उस वायर में एक पोटेंशियल भी होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है. तो मान लेते हैं इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है. तो ओम्स लॉ इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है. क्या रिलेशनशिप होता है? ध्यान से सुनिएगा. अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रही होगी तो उस वायर में जो जनरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई देन द वी इज ऑल्सो इंक्रीज. अगर हम आई की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वी भी बढ़ने लगेगा. अगर हम आई की वैल्यू घटाएंगे तो वी भी घटने लगेगा. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो ओम्स लॉ बेसिकली बस इतना ही है. अगर आपसे कोई पूछे कि ओम्स लॉ स्टेट करिए तो आप ओम्स लॉ के बारे में बताएंगे कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराई जाती है तो उस वायर में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. वो पोटेंशियल डिफरेंस उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दैट्स इट. अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा. इस प्रोपोर्शन के सिंबल को हटा के हमें इक्वल का सिंबल लाना होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है. फॉर्मूले में इक्वल का सिंबल चाहिए होता है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शन के सिंबल को हटा के एक कांस्टेंट वर्ड लाएंगे. हमेशा प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट वर्ड लाते हैं. वो कांस्टेंट वर्ड है कैपिटल आर और आई अपनी जगह पे रहेगा. तो आपका ओम्स लॉ का ये फॉर्मूला बन के एक तरीके से तैयार है. V इज इक्वल टू आई इंटू आर या आर इंटू आई. आगे देखिए नाउ मैं इस R की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये हो जाएगा V अपॉन आई, जहां पे R हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. आखिर R है क्या चीज? R को बोलते हैं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब होता है ये एक तरीके की रुकावट है. रुकावट यानी कि ऑब्स्टेकल है. क्या मतलब होता है इस रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्टेंस एक तरीके कांस्टेंट है और इसको रुकावट या ऑब्स्टेकल के नाम से भी आप समझ सकते हैं. ये रेजिस्टेंस क्या करता है? ये रेजिस्टेंस हर किसी चीज में होता है. लाइक ये वायर है तो वायर में रेजिस्टेंस होगा इस वायर में, और ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा. जैसे आपको करंट नहीं दिखाई पड़ता, वोल्टेज नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही आपको सिर्फ इसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा. तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी इस वायर में होगा लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका इफेक्ट मिलेगा. तो इफेक्ट कैसे होगा? ये रेजिस्टेंस इस वायर में रहेगा और रेजिस्टेंस का काम होता है ये अपने अंदर से फ्लो होने वाली करंट के वैल्यू को कम करता रहता है, लगातार कम करता रहता है. तो ये फ्लो ऑफ चार्ज को कम करता है, जिसकी वजह से करंट भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? ये फ्लो ऑफ चार्ज क्या करता है? कम कर देता है. तो रेजिस्टेंस की वैल्यू V अपॉन आई से निकाली जाती है और इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा. इसका मतलब क्या है? R की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट. इस फॉर्मूले में R की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैंने इस वायर में करंट इंक्रीज करी तो V भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जैसा भी होना होगा. इंक्रीज होता है जनरली. तो अगर I इंक्रीज होगा तो V भी इंक्रीज होगा. इस रेशियो में इंक्रीज होगा कि इनका जब हम काट के आंसर निकालेंगे तो R की एक फिक्स वैल्यू आएगी. थोड़ी देर बाद अगर मैं करंट की वैल्यू को फिर चेंज कर दूंगा तो V भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और फिर से जब मैं काट के वैल्यू लाऊंगा तो फिर से वैल्यू वही आएगी जैसी पहले आई थी हमारी. तो आप बार बार अगर इनको चेंज करेंगे तब भी R की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे. इसीलिए R को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं. R जो होता है रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम. यूनिट क्या होती है? ओम. ये ओम लेटर कहाँ से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से आया है. ग्रीक लैंग्वेज से ये ओम लेटर आया है. इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक होता है व्हाट इज ओम. 1 ओम. 1 ओम क्या होता है? 1 ओम यानी कि R की वैल्यू 1 ओम चाहिए उसे. तो 1 ओम तभी आएगा जब मेरे V और I दोनों की जगह 1 1 हो जाए. लाइक कैसे? R इक्वल्स टू V अपॉन आई है. अगर V को मैं 1 वोल्ट कर दूं और करंट को मैं 1 एम्पियर कर दूं
तो इसका मतलब 1/1 इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल्स नोन एज अ ओम। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट जा रही है और उसकी वोल्टेज 1, उस वायर की वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाए, ऐसे केस में उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम कंसीडर किया जाएगा। सो ओम्स लॉ जो होता है उसका मेन पर्पस जो होता है वो ये पता करना होता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप रहती है। ओम्स लॉ के बारे में दो बातें और समझिएगा। अगर कोई सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो उसे बोलते हैं ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट। और ओमिक सर्किट में अगर मैंने यहाँ पे आई ले रखा है इस वाली रो पे और यहाँ पे वी ले रखा है, तो आई और वी का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यही ओम्स लॉ का स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन ये शो कर देगी कि वी और आई का रेशियो हर जगह पे क्या है, सेम है। अगर कोई सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, नॉन ओमिक कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन ओमिक सर्किट। अब नॉन ओमिक सर्किट में यहाँ पे आई है और यहाँ पे वी है, तो ये सर्किट ऐसा जा सकता है, ठीक है, मतलब आड़ा टेढ़ा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। इसका ये मतलब है करंट और वी में डायरेक्ट या सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन नहीं है, और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन नहीं होगा तो वो ओम्स लॉ को फॉलो भी नहीं कर रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।